नमस्कार। सुप्रभात प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, मस्त होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग लेकर आ रहे हैं क्लास 12th के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें पिछली साल पूछे गए क्वेश्चन बैंक का निचोड़ निकाल रहे हैं। मतलब उसमें इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से इसको लिखा जाए कि हम लोग अच्छे मार्क ला सके, है ना बच्चों। तो बढ़ते हैं आज की कड़ी में। आज का क्वेश्चन है किरचॉफ्स का नियम, ठीक ना। किरचॉफ्स के नियम को लिखें तथा इसकी मदद से विच स्टोन ब्रिज के संतुलन का समीकरण प्राप्त करें, है ना बच्चों। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि किरचॉफ्स के नियम, किरचॉफ चॉफ चॉप, है ना, किरचॉफ के नियम को लिखें, किरचॉफ के नियम को लिखें, किरचॉफ के नियम को लिखें तथा विच स्टोन ब्रिज तथा इसकी मदद से विच स्टोन ब्रिज के संतुलन का समीकरण प्राप्त करें। विच स्टोन ब्रिज के संतुलन का समीकरण प्राप्त करें। देखते हैं बच्चे, ठीक है। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे ना, मतलब ये क्वेश्चन यदि पूछे या इस प्रकार से पूछे, सबसे पहले किरचॉफ्स के नियम को लिखेंगे, उसके बाद उसकी मदद से विच स्टोन ब्रिज का जो संतुलन वाला समीकरण होता है वो निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग किरचॉफ्स का नियम क्या होता है। तो किरचॉफ्स वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने दो नियम दिया था, एक किरचॉफ्स करंट लॉ, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो पहले लिखते हैं इसके कितने नियम हैं, दो नियम है। लिखिएगा किरचॉफ्स के, उत्तर दे करके लिखिएगा किरचॉफ्स के दो नियम है, के दो नियम है। पहला नंबर किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स धारा का नियम, है ना। दूसरा नंबर है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। तो किरचॉफ्स करंट लॉ को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को भी। यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लिख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे एक नंबर दे करके किरचॉफ्स करंट लॉ दे करके अच्छी तरीके से लिखिएगा। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, किसी भी जंक्शन पे आने वाली कुल धारा का योग उस जंक्शन से जा रही कुल धारा के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो बच्चों जंक्शन एक वर्ड आ रहा है, जंक्शन क्या होता है, जंक्शन बोलते हो वैसा बिंदु जहां पे दो या दो से अधिक तार आकर के क्या हो रहे हैं, जुट रहे हैं। मतलब हम लोग घर में वायरिंग करते हैं ना, तो कोई बोर्ड ऐसा होता है जहां पे करंट आती भी है, जैसे एक मेन बोर्ड होता है जहां पे हम पॉल से क्या करते हैं, करंट को लाते हैं, फिर उसी पॉल से कभी इस रूम में, कभी दूसरे रूम में, कभी तीसरे रूम में तार को क्या करते हैं, ले करके हम लोग फैलाते हैं, तब तो वहां तक करंट क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो उसी जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, जंक्शन बोलते हैं, है ना। मतलब ऐसा पॉइंट जहां से दो तीन दिशा में करंट क्या हो रही हो, आ रही हो और जा रही हो, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, जंक्शन। तो वही हम लोग लिखने वाले हैं कि किसी भी जंक्शन पे आ रही कुल धारा का योग, उस जंक्शन से जा रही कुल धारा के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक जंक्शन जे है, मान लिए कोई एक जंक्शन क्या है, जे है, मतलब पॉइंट है।
यहाँ पे मान लीजिए एक वायर पे करंट आ रही है जिसमें I1 है, फिर दूसरी भी क्या हो रही है, आ रही है I2 है, तीसरी एक वायर है इससे आ रही है, चौथी एक वायर है जा रही है, पांचवी एक वायर है जिससे करंट क्या हो रही है, जा रही है ना। तो यदि किरचॉफ्स का करंट लॉ यहाँ पर लगाइएगा तो करंट लॉ क्या बोलता है, इस जंक्शन पे आ रही कुल धारा का मान इस जंक्शन से जा रही कुल धारा के मान के क्या होता है, बराबर होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, तो इस जंक्शन पे देखिए कौन कौन धारा आ रही है, I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 का योग जो है किसके किसके बराबर हो जाएगा, इस जंक्शन से जाने वाली धारा के योग के बराबर। कौन कौन जा रही है, 4 और 5, तो I4 प्लस I5, यही क्या हो गया अपना किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। उम्मीद है समझ में आ गया हो। अब देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसके नीचे आप लोग अच्छे से हेडिंग दे दीजिएगा, हम यही लिख दे रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, किसी भी बंद परिपथ में, सिंपल वे में समझिए, है ना, किताबी भाषा में जाइए तो बहुत औज गौज हो जाएगा। क्या बोल रहा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किसी भी बंद परिपथ में कुल विभव का योग क्या होता है, शून्य होता है, कुल विभव का योग शून्य। तो किसी भी बंद परिपथ का मतलब समझिए, मान लीजिए कोई एक परिपथ है जिसमें बल्ब लगा है ना, दूसरे दूसरे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे, मान लीजिए टीवी लगा है, बल्ब लगा है, प्रतिरोध लगा है, तो सब में कुछ ना कुछ तो विभव होगा, बल्ब का अलग विभव होगा, टीवी का अलग विभव होगा, प्रतिरोध का अलग विभव होगा, है ना। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता है यदि आप उस सभी इक्विपमेंट का विभव को जोड़ दीजिएगा ना, यदि वो परिपथ क्या है, बंद है, और उस सारे इक्विपमेंट का विभव यदि आप जोड़ दीजिएगा तो उसका विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। लेकिन वो परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद। यदि हम इस परिपथ का बात करते हैं, ये तो खुला परिपथ है, ये कैसा है, खुला। बंद कहने का ये मतलब है, वो आगे आएगा ना, व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग देखेंगे तो उसमें बंद परिपथ आएगा, तो हम बता देंगे देखिए ऐसा परिपथ बंद होता है, और ऐसा वाला परिपथ ये क्या है, खुला परिपथ। देखिए कहीं से बंद है क्या, नहीं ना, तो ये कैसा परिपथ, खुला परिपथ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहाँ लगता है, बंद परिपथ में लगता है। बंद परिपथ में कुल विभव का योग क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत बल्ब का अलग विभव, प्रतिरोध का अलग हो जाएगा, जो भी इक्विपमेंट लगा है सबका विभव, है ना। तो उसी को लिखते हैं, किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में कुल विभव का योग, कुल विभव का योग, किसी भी बंद परिपथ में कुल विभव का योग शून्य होता है, का योग शून्य होता है, ठीक है बच्चों। कहने का ये मतलब समेशन ऑफ v इजकल टू 0, समेशन का मतलब जोड़, मतलब विभव का जोड़ क्या होता है, शून्य के बराबर। यही था किरचॉफ्स का नियम। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए। इसके बाद देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का समीकरण इसकी मदद से, है ना। हम देखते हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का समीकरण, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज, चलिए देखिए, तो लिखिए आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का समीकरण दे दिए। हम नहीं लिख रहे ना, जगह मेरा छोटा हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का समीकरण, तो पहले ना हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का फोटो बना लेते हैं, है ना। देखिए कैसे है, उसके बाद मस्त तरीके से इसको संतुलित करने का हम लोग समीकरण क्या करेंगे, निकालेंगे। पहले देख लीजिएगा, उसके बाद छापिएगा, ऐसा नहीं कि छापने लगिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में ना 4 प्रतिरोध होते हैं। कितने प्रतिरोध होते हैं, 4, और प्रत्येक 2 प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। यही क्या हो गया अपना व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। बीच में ना हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, और पता है गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम लोग छोटी सी छोटी धारा भी क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं। यहाँ पे लगा दिए बैटरी जो कर रहा है विभव प्रदान, और यहाँ पे एक लगा दिए हम लोग स्विच, इसको कि हम लोग ऑन कर दिए। ऑन कर देने से धारा का क्या हो जाएगा, प्रवाह, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस।
प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर धारा प्रवाहित होती है। ठीक, यही हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। मान लीजिए ये है R1 प्रतिरोध और ये है R2 प्रतिरोध, ये है R3 और ये क्या है R4, है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, लिखिएगा। इसमें कितने प्रतिरोध होते हैं? 4 प्रतिरोध होते हैं, है ना। 4 प्रतिरोध, फोटो दिख रहा है, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। ज़्यादा नहीं डिस्कशन करके टू द क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए तो बंद परिपथ का हम चर्चा किए थे थोड़ी देर पहले। तो देखिए ये बंद परिपथ है ना, इसी को कैसा परिपथ बोलते हैं? बंद। कहीं से खुला हुआ है नहीं ना, इसी परिपथ को बोलते हैं बंद परिपथ, है ना। इसमें कितने प्रतिरोध है? 4 प्रतिरोध। और ये बोलता क्या है, इसमें जुड़े 2 श्रेणी क्रम प्रतिरोध का अनुपात, इसमें जुड़े 2 श्रेणी क्रम प्रतिरोध का अनुपात, इसमें जुड़े 2 श्रेणी क्रम प्रतिरोध का अनुपात, है ना, का अनुपात अन्य दो प्रतिरोध के, इसमें जुड़े 2 श्रेणी क्रम प्रतिरोध का अनुपात अन्य 2 प्रतिरोध के अनुपात के मान के बराबर होता है, कहने का ये मतलब है। अब तो पहले ये पता कीजिए कि कौन कौन श्रेणी क्रम में है ना। मान लिया आई धारा यहाँ तक आई, तो इसमें यहाँ पे आने के बाद कितने रास्तों में बट जाएगी? 2 रास्तों में, इधर की ओर I1, इधर की ओर I2, है ना। यही I1 धारा ऐसे करके इसमें भी जाएगी, अरे हाँ या ना, ऐसे करके यहाँ तक आएगी। और यही I2 धारा ऐसे करके आएगी, यहाँ तक आएगी। अब पुनः यहाँ पे आकर के क्या बन जाएगी? I1 प्लस I2, यही क्या बन जाएगी? I, और आगे जा करके कैसी धारा प्रवाहित हो जाएगी? I, है कि नहीं। तो इसमें बताइए तो कौन कौन श्रेणी क्रम में है? I1 इसमें, I1 इसमें, तो ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। इसको R2 ले लीजिए, है ना। तो ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इस दोनों का अनुपात, ये बोल रहा है इस दोनों का अनुपात R1/R2 बराबर। अब इस दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों क्या है? श्रेणी क्रम में। तो इस दोनों के श्रेणी क्रम के योग के अनुपात का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा R3/R4। यही कौन बोल रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज। जब क्या होता है? संतुलित होता है। जब क्या होता है? संतुलित होता है। यही समीकरण हो गया संतुलित का समीकरण, कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है तो दोनों प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है उस दोनों का अनुपात अन्य 2 प्रतिरोध के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए तो R1/R2 बराबर R3/R4। यही किसका कंडीशन है? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का। यही हो गया संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का समीकरण। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, ये तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो अब ना हम इसी वाले पार्ट को किरचॉफ्स के नियम से क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इस वाले पार्ट को मिटा रहे हैं। प्रूफ करने बोल रहा है तो प्रूफ करेंगे। लिखते हैं बच्चों, प्रूफ ऑफ R1/R2 बराबर R3/R4, है ना। इसके प्रूफ को देखते हैं किसकी मदद से? किरचॉफ्स के नियम की मदद से। ठीक, तो इसमें ना हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का नियम अप्लाई करने वाले हैं, जिसको कि यहाँ पे तो हम नहीं बता सकते, उसका तो एक स्पेसिफिक क्लास किए हुए, लिंक हम ऊपर में पिन कर दिए हैं। आप लोग वहाँ से किरचॉफ्स वोल्टेज के नियम को अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं। यदि समझ में नहीं आए तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, कैसे कर रहे हैं, तो लिंक ऊपर में पिन किया हुआ है, आप लोग क्या करें? देख ले वो वाला वीडियो, है ना। जिसको नहीं समझ में, जिसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अच्छी तरीके से समझ गए हैं, जो समझ गए वो ना देख सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिए हम नामकरण कर लेते हैं, लिख लेते हैं A B
सी डी, है ना। तो किरचॉफ्स का वोल्टेज का नियम हम लगाते हैं इसमें, हम इस तरीके से घूमते हैं और पता होगा कि आप क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। तो इसमें हम ना इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ए से जा रहे हैं बी, बी से जा रहे हैं सी, सी से जा रहे हैं पुनः ए, है ना। अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल इन ए से बी, बी से सी, सी से ए, लूप को क्लोज करना है ना। ज़्यादा विस्तृत जानकारी के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का आप पिन पे क्लिक कर दीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, है ना। जब करंट के डायरेक्शन में हम लोग ट्रेवल करते हैं तो मान कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, I1 R1, है ना, करंट के डायरेक्शन में। यहाँ से यहाँ गए, रेसिस्टर मिला, माइनस में लिए पोटेंशियल को, विभव को। यहाँ से यहाँ गए, कुछ भी नहीं। अब C से जो ही हम A की ओर जा रहे हैं, तो हम तो जा रहे हैं इधर से, लेकिन करंट आ रही है ऊपर से नीचे, तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो साइन कैसा लेंगे, प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 R3 बराबर कितना, 0, है ना। माइनस I1 R1 बराबर, इसको उधर भेज देते हैं, माइनस I2 R3। ये वाला पार्ट जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये माइनस ये प्लस कैसे हो गया, वो कृपया करके ऊपर में लिंक पिन किया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लें, तो ही ये वाला पार्ट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा, I1 बट्टा I2 बराबर, ठीक, दोनों का रेशियो निकाल लिए, कितना हो जाएगा बोलिए, R3 बट्टा R1। क्योंकि फिर से कोना कोना गुना कीजिएगा, देखिए तो यही ना पहुंच गया। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, 1। इसको इक्वेशन कितना मान लिए, 1। अब पुनः हम अप्लाई कर रहे हैं, ये जगह बचा कर रख रहे हैं, जरूरत आएगा। पुनः अप्लाई कर रहे हैं किस लूप में, देखिए किस लूप में अप्लाई कर रहे हैं। अब इस वाले लूप में, 2 लूप है ना, दोनों में अप्लाई कर रहे हैं। इस वाले लूप में भी जिस डायरेक्शन में इधर घूमे हैं उसी डायरेक्शन में इसमें भी घूमना है। तो कैसे घूमेंगे कि ये तो अप्लाई केवीएल इन लूप किसमें, बी से डी, बी से डी गए, डी से सी गए, सी से पुनः कहाँ गए, बी गए। क्योंकि लूप को क्या करना है, बंद तो करना है ना, क्लोज लूप में अप्लाई होता है। तो जो ही बी से डी गए करंट के डायरेक्शन में, करंट इधर जा रही है, हम भी इधर ही जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन कैसा हो जाएगा, माइनस I1 R2। जो ही इसमें गए तो हम तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन करंट जा रही है इधर से, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो साइन क्या आ जाएगा, प्लस। ये बात जो बोल रहे हैं, यदि ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऊपर लिंक दिया हुआ है, पिन किया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें, अच्छी तरीके से बताएं, समझ में आ जाएगा। माइनस I1 R2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस I2 R4, है ना। माइनस और माइनस कैंसिल, तो I1 बट्टे I2 बराबर क्या हो जाएगा, R4 बट्टे R2, है कि नहीं। इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं, 2। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिएगा तो LHS इसका भी और LHS इसका भी दोनों क्या है, समान है। यदि LHS सेम है तो भाई इसका RHS भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो कितना हो जाएगा, R3 बट्टा R1 बराबर R4 बट्टा R2, R4 बट्टा R2, है कि नहीं। लेकिन अपने को प्रूफ क्या करना है, R1 बट्टा R2 बराबर R3 बट्टा R4। तो इसको क्या कर देते हैं ना, कोना कोना गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, R3 इंटू R2 बराबर R1 इंटू कितना हो जाएगा, R4, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, नीचे दिख जाएगा ना, है कि नहीं। R3 बट्टा R4 बराबर R1 बट्टा R2। देखिए तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो यही तो पहुंच जाएंगे। R3 को R2 से गुना कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, इसको गुना कीजिएगा ये मिल जाएगा। कहने का मतलब इससे हम ये ले आए हैं तो ये मेरा लिखना क्या है, सही है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लीजिए, है कि नहीं। और प्रूफ भी तो यही करना था, R1/R2 बराबर R3/R4। देखिए तो यही प्रूव करना था, तो प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान वे में अच्छी तरीके से हम बता दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।